अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। सच न्यूज़ के स्टूडियो में आज दोबारा से फिर एक बार तशरीफ़ लाए हैं हमारे AIMIM के एक्स कॉर्पोरेटर और AIMIM के एक स्पोक पर्सन भी हम कह सकते हैं, जो वाक़ई तारीफ़ काबिल है। बड़े अच्छे सवालों का बड़े अच्छे से जवाब देते हैं और बड़ी सफाई से जवाब देते हैं, जिनका नाम है ख्वाजा बिलाल साहब। वैसे ख्वाजा बिलाल साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद इतने फेमस है हैदराबाद में और अब यूँ भी कह सकते हैं कि एक इंडिया लेवल पर। तो बहरहाल ख्वाजा बिलाल साहब, खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच न्यूज़ के नाजरीन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब ख्वाजा बिलाल साहब, जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको एक हमारे हैदराबाद का एक तौर तरीक़ा होता है, एक नवाबी शहर है, जो भी मेहमान आता है उससे हम पूछते हैं कि भाई आप क्या लेंगे, ठंडा गर्म चाय वगैरह। तो बहरहाल उसी से कुछ मिलता जुलता सवाल है मेरा आपकी जमात पर, यानी ख़ास कर AIMIM पार्टी पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि भाई आप BJP की A टीम है, B टीम है, C टीम है। तो अब जिस तरह से ठंडा गर्म पानी पूछते हैं तो उसी तरह से मैं आपसे सवाल करूँगा कि बिलाल साहब आप क्या लेंगे, A, B या C? जी, मैं शुरुआत करता हूँ A से ही। जी देखिए, दरअसल आपका जो सवाल है उस सवाल में ही कई यानी बातें हैं। सबसे पहले तो हमको ये बात समझने की ज़रूरत है शरफू भाई, आपके चैनल का नाम जो है सच न्यूज़ है। सच न्यूज़ यानी सच, सच यानी ट्रूथ और हकीकत ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं कुछ सवाल भी करूंगा आपको इस पे। जी जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुरमागुड़ा, याकूबपुर में एक वार्ड है जिसका नाम कुरमागुड़ा। जी जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुरमागुड़े में किसको हराया? ये ईमानदारी से, सच्चाई से, क्योंकि सच पे बैठे हैं तो सच्चाई से जवाब दीजिएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुरमागुड़े में किसको हराया? BJP को हराया। एग्जैक्टली। आपके करीबी हल्के अकबर बाग में किसको हराया? BJP को हराया। झांसी बाजार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किसको हराया? BJP को हराया। इम्तियाज़ जलील साहब जो कि औरंगाबाद के MP है, वो BJP और शिवसेना की एक अलायंस पार्टी का जो है MP था, उसको हराकर इम्तियाज़ जलील साहब MP बनते हैं। और पहली मर्तबा जब औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीत हासिल की, वहाँ पर भी BJP के MLA और शिवसेना के MLA को हराकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होती है। बिहार के सदर हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो आमूर से कामयाब होते हैं, आमूर से BJP के MLA को हरा के अख्तरुल ईमान साहब कामयाब होते हैं, वहाँ पर MIM का MLA बनता है। हल्के याकूबपुर के अंदर पिछले 3 इलेक्शन से, असेंबली इलेक्शंस में पिछले 3 यानी 15 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला सीधे सीधे वहाँ से BJP से होता है। मलकपेट हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर 5 साल जब भी इलेक्शन होते हैं BJP को हरा के MLA बनती है। देखिए, दरअसल सोचने वाली बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में, मैंने अभी बिहार का आपके सामने मिसाल दी, मैं आपके सामने औरंगाबाद की दी, हैदराबाद की दी, और बहुत से हल्के हैं जैसा कि बाइकल्ला की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बॉम्बे में, जहाँ पे वारिस पठान साहब जीते थे, वहाँ पर उन्होंने शिवसेना के MLA को हरा के जो है कामयाबी हासिल की। तो दरअसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ पर भी मजलिस का मुकाबला होता है वो BJP से होता है, और फिर इल्ज़ाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह लगता है कि BJP की B टीम है। अगर मजलिस हकीकतन BJP की B टीम होती तो क्या BJP की जो मजबूत सीटें हैं वहाँ पर लड़ती? देखिए, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, कितने बड़े बड़े नाम मालूम है आपको। पिछले GHMC इलेक्शंस में आपने देखा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने की कितनी शिद्दत से कोशिश की गई। पुराने शहर में मैं तो कहूँ TRS ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने की कोशिश की, BJP भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने की कोशिश में थी। ऐसे वक्त में एक आवाज़ जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक आवाज़ बनी है, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी ठोकरें खाते हुए, बड़े जेलों का जो है सामना करते हुए, बड़े बड़े मुकदमात का सामना करते हुए, बड़े बड़े इल्ज़ामात का सामना करते हुए, इन तमाम इल्ज़ामात को झेलते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज रेंगते हुए हिंदुस्तान में अपने कदम जमा रही है। तो ये अगियारों को और हमारे सो कॉल सेकुलर पार्टीज जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम कांग्रेस है, ये सो कॉल सेकुलर पार्टीज को अच्छा नहीं लगता। इनको दरअसल अच्छा किस लिए नहीं लगता? ये जो वर्ड है इसके अंदर मुस्लिमीन जो वर्ड है ना, इससे इनको तकलीफ है। मुसलमान, देखिए अब हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके आज तक भी अगर आप देखेंगे तो लफ्ज़े कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक मानते आई है।
हर 5 साल में कांग्रेस यही उम्मीद रखती है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, मुसलमानों के वोटों से कांग्रेस कामयाब हो, अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए, अपने मिनिस्टर्स बनाए, अपने एमएलएस बनाए। फिर जुल्म और सितम की दास्तान भी मुसलमानों पे ही लिखी जाती, बाबरी मस्जिद की शहादत भी मुसलमानों के सरों पर रखी जाती। आप देखिए, जो भी फसादात होते, फसादात के फौरी बाद मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता। अगर इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर में मुसलमानों को दहशतगर्द के नाम से इनकाउंटर किए जाते हैं। ये किसके दौर में ये सब कुछ झेलते आए हैं? कांग्रेस के दौर में। आज मुसलमान अगर अपनी एक आवाज़ बना, देखिए शफू भाई, ये बात भी हमको समझने की ज़रूरत है। क्या बिहार जाके खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में इलेक्शन लड़ा? नहीं, बिहार में इलेक्शन लड़ने वाले 5 बिहारी मुसलमान एमएलए बने और वो पटना की विधानसभा में जाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको जरिया बताया। वैसे ही औरंगाबाद के अंदर एक नाम को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुंतखब किया और उनको लेके जाके बम्बई की असेंबली तक पहुंचा दिए। फिर वही नाम को लेके जाके पार्लियामेंट तक लेके चले गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को लड़ने के लिए, जीतने के लिए हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। हैदराबाद में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब का सही तरीके से मुकाबला कर ले। उनको जीतने के लिए हैदराबाद काफ़ी है, उनको कामयाब होने के लिए हैदराबाद काफ़ी है। लेकिन वो चाहते हैं कि उन लोगों की आवाज़ बने। किन लोगों की आवाज़? वो बेजुबानों की आवाज़। कौन से बेजुबान? बंगाल में हाल ही में होकर आया। मैंने बंगाल को देख के आया, करीब से देख के आया। 3 बार मैं बंगाल में रहा, 1 बार ऑब्जर्वर के जरिए गया, 2 बार कैंपेनिंग के काम से मैं गया। बंगाल में जब CA NRC का जब प्रोटेस्ट की रैली निकाली गई, यही TMC के लोग हमारे मुस्लिम भाइयों पे सर और सीनों पर गोलियां मारे। आपने, नेशनल मीडिया ने, किसी ने इस चीज को अपने चैनलों पे नहीं दिखाया कि मुसलमानों पे CA NRC के नाम पर एहतजाज करने वालों को गोलियां मारी गई, नहीं दिखाया गया। सिर्फ एक ममता जो है, जो दीदी है, ममता जो है सिर्फ एक रैली निकालती है, उस रैली को नेशनल मीडिया में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि देखो ये चीफ मिनिस्टर CA NRC के लिए सड़कों पर उतरी। ये नहीं बताया जाता कि वहाँ के मुसलमान एहतजाज कर रहे तो गोलियां मारी गई। अगर ये आवाज़, ये अल्फाज अगर बंगाल में ठहरकर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो ये लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि मुसलमान बोलना शुरू कर दिया। दरअसल तकलीफ इनको इस बात की है, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ज़बान बने हैं। किन लोगों की ज़बान बने हैं? अख्तरुल ईमान की ज़बान बने हैं, मालेगांव के MLA की ज़बान बने हैं, हाफिज़ मुफ्ती जो है उनकी ज़बान बने हैं, इम्तियाज़ जलील की ज़बान बने हैं, वारिस पठान की ज़बान बने हैं। ये सब की ज़बानों को ताकत अगर मिली है तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासी दूरअंदेशी, उनकी मेहनत, उनकी जुस्तजू, इस बुनियाद पर आज ये तमाम लोगों को एक इख्तिदार की जो है उम्मीद नज़र आ रही है। और ये उम्मीद के बाद इल्ज़ाम तो लगते हैं। आपने जैसा अभी जिक्र किया, खास कर बिहार के 5 MLAs को लेकर, बिहार में पहले भी मुस्लिम MLA ही थे जी, लेकिन दूसरी पार्टी में थे, लेकिन थे तो मुस्लिम ही, तो वो तो कोई बड़ा कारनामा नहीं हुआ। अगर आपकी पार्टी जाकर कहीं एक एरिया होते हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, उस जगह पर जीते तो मानते थे कि भाई AIMIM पार्टी ने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। और रहा आपसे दूसरा सवाल, हैदराबाद के GHMC इलेक्शंस का अभी आपने जिक्र किया था। इस इलेक्शन में पहले से ही AIMIM के 44 सीट थे, कोई इजाफा नहीं हुआ, कुछ घटा नहीं, वही 44 के 44 आ गए। फ़र्क इतना है, एरिया थोड़े तब्दील हो गए, ये बात। और बीजेपी की भारी जीत हुई GHMC इलेक्शन में, जिसकी वजह से नुकसान तो MIM को कुछ भी नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो सिर्फ TRS पार्टी को हुआ। लोगों का शक व शुबा जाता है, अगर बीजेपी को नुकसान ही करना था तो AIMIM पार्टी के चंद सीटें हराना था, वो तो नहीं हरा सकी बीजेपी। और रही जो अपने और एक आपसे सवाल करूंगा, आपने जिक्र किया था कि TMC के बारे में, जैसा कि आप लोग अभी बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वहाँ पर आप लोगों ने कितने अपने उम्मीदवार उतारे हैं इस बार? अब जैसा कि सेकेंड फेज़ का इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है बंगाल में, अब 3rd होगा, 4th होगा, फिर 5th होगा। शायद आप जहाँ से खड़े हैं वो वहाँ का इलेक्शन 5वें फेज़ में होगा, तो आपके कुल मिलाकर कितने MLA कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हैं?
मैं आपके पहले सवाल, अचानक से शरफू भाई ने मुझ पे 6-7 सवालों की जो है बौछार कर दी, उसके लिए शुक्रिया। पहले सवाल का जवाब देता हूँ। आपने बिहार में इससे पहले भी मुसलमान एमएलए मुंतखब होते थे। बिल्कुल। अगर पहले भी बिहार में मुसलमान एमएलए मुंतखब होते थे या मुस्लिम एमपी अगर मुंतखब होते तो ट्रिपल तलाक के मामले में खामोशी इख्तियार क्यों किए हुए थे? अगर पहले भी मुसलमान कामयाब होते थे तो फिर हमारी शरीयत में जब मदाखिलत की जा रही थी जब मुसलमान खामोश क्यों थे? अगर पहले भी बिहार में मुसलमान एमएलए थे तो सीए एनआरसी का जब एहतजाज हुआ उसमें पार्लियामेंट में ये लोग खामोश क्यों थे? अगर पहले भी मुसलमान कामयाब होते थे तो कोई पार्लियामेंट में ठहर कर मुसलमान हैदराबाद के असदुद्दीन अवैसी साहब को छोड़कर कोई मुसलमान पार्लियामेंट में ठहर कर उसकी बिल की मुखालिफत क्यों नहीं किया? देखिए, दरअसल हमको यही बात समझने की ज़रूरत है। मुसलमान तो बहुत है, इतने मुसलमान हैं। जब सीए एनआरसी का शाहनवाज हुसैन भी मुसलमान है, शाहनवाज हुसैन भी मुसलमान है, लेकिन वो तो जो है उसके बयानात आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। मुसलमान तो बहुत है, लेकिन ये मुसलमान खामोश क्यों है? ये पहली बात हो गई। आपका सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल गया। अब रही बात जीएचएमसी में, आपने अभी कहा कि जीएचएमसी के इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत भारी पैमाने पे काम किया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी नाजरीन से मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी की बढ़ती हुई कामयाबी को रोकने की जिम्मेदारी किस पे आयद थी? क्या सिर्फ, देखिए ये तो आपको मैं वाज़े तौर पे आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भी सीट हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने टीआरएस को हरा दिया, बीजेपी ने कांग्रेस को हरा दिया। 44 सीटें, 3 सीटों से अचानक बीजेपी 48 सीटों पे आ जाती है, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किस पे थी? टीआरएस पे थी, कांग्रेस पे थी। इन लोग रोकने में नाकामयाब है और कहा जाता है कि इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है शरफू भाई, मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। अरे हमारे घर पे आके कोई हमारे घर पे पत्थर मारने की हिम्मत नहीं करता, आपके घर के शीशे फोड़ जा रहे हैं और आप उनसे सवाल नहीं कर रहे, और हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपके घर के बाहर उन्हें ठहर के आपको घूरा, आप कहीं को खामोश बैठे। अरे जिनके घर तबाह कर दिया उनसे तो सवाल करो, कभी उनसे भी पूछ लो कि टीआरएस वाले बीजेपी को तेलंगाना जीएचएमसी में रोकने में नाकामयाब क्यों रहे। आप उनसे भी सवाल कर लो। कांग्रेस बुड्ढी पार्टी, कितनी बुड्ढी पार्टी, बाला भी वाइट हो गए पार्टी के, वो उतनी बुड्ढी पार्टी बीजेपी को पुराने शहर में रोकने में नाकामयाब क्यों रही? इसका कौन रोका? सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो रोका। अरे मैं तो अल्लाह के करम से मैं कहूँ, बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक भी सीट पर कामयाब होने नहीं दिया। ये हमारी ताकत है। मुसलमानों में अगर इत्तेहाद ना होता, मुसलमानों में मजलिस को लेकर अगर इतनी मकबूलियत मोहब्बत ना होती, तो मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देने से पीछे हटता, हम आपस में बटे हुए होते, पुराने शहर में बीजेपी कामयाब हो जाती थी। ये हमारी ताकत है। तो आप ये बात को मानते हैं जी कि जीत जो है एमआईएम की नहीं हुई, हैदराबाद की आवाम की हुई, हैदराबाद के मुसलमानों की हुई? यकीनन मैं तो कहूँ हैदराबाद के आवाम की जीत है ये। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बार बार अगर कामयाब होती है, आप इसको सिर्फ हैदराबाद की आवाम की हद तक महदूद मत रखिए। औरंगाबाद के मुसलमानों की कामयाबी है, किशनगंज के मुसलमानों की कामयाबी है, इंशाअल्लाह बंगाल के मुसलमानों की कामयाबी होगी, कर्नाटक के मुसलमानों की कामयाबी है, बशमूल हैदराबाद के मुसलमानों की ताक़ी है। हैदराबाद के मुसलमान यकीनन, ये लोग तो जो है हैदराबाद के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी मोहब्बतों से ऐसा नवाजा है कि यहाँ पर अगर अमित शाह भी इलेक्शन लड़े, नरेंद्र मोदी भी इलेक्शन लड़े हैदराबाद पुराने शहर में, तो आप इलेक्शन से पहले मैं आपको हार का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये हो गई बातें जीएचएमसी इलेक्शंस की। अब बात करते हैं, आपने बंगाल के इलेक्शन की आपने बात किया। मैं बंगाल के ताल्लुक से थोड़ा सा कह दूं आपको। देखिए, बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये पहला इलेक्शन है, और अगर हम अपनी तारीख भी टटोल के देखेंगे तो बिहार में जो कामयाबी हुई है, वो बिहार की कामयाबी कोई अचानक रातों रात जैकपॉट नहीं लगा। बिहार में पहले एक इलेक्शन लड़ा गया, फिर हार गए, फिर दूसरा इलेक्शन बल्दिया का लड़ा गया, वो भी हार गए, तीसरा पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा गया, वो भी हार गए। उसके बाद फिर एक चौथा इलेक्शन जो कि परसों हुआ, आज से कुछ महीने पहले, 20 साल पहले बिहार में इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 5 कामयाब हुए। औरंगाबाद कोई रातों रात जैकपॉट नहीं लगा, औरंगाबाद में भी कई इलेक्शन लड़ने के बाद, हारने के बाद औरंगाबाद में एक एमपी बना। अब तीसरी बात बंगाल की। अरे हम जब इतनी मेहनतें और इतनी स्ट्रैटेजी करके जमात एक प्रोग्राम बना के अपना काम करती है, बंगाल में तो अभी हम कदम पहली बार रखे हैं।
और ये उम्मीद रखना भी हमसे जो है गलत होगा कि पहली बार में हार जाएंगे, पहली बार में ही आप जीत जाएंगे। नहीं, पहली बार में हम अपनी जमात की मौजूदगी, मुसलमानों के मसाइल, मुसलमानों की आवाज़ का हम एक नुमाइंदगी करेंगे। जीत और हार अल्लाह यानी बीज बो रहे हैं, जमात की यकीनन बीज बोएंगे। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद पार्लियामेंट सीट पर भी जब पहली बार कामयाबी हासिल करी थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब जब पहली बार कामयाबी हासिल करे थे, उससे पहले 3 पार्लियामेंट इलेक्शन हारा गया था हैदराबाद के, उसके बाद चौथा इलेक्शन जीता गया, और जीतने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी हार की सूरत नहीं देखे। इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ मजलिस जीतती है, मजलिस अपना काम कर कर आवाम के दिलों में ऐसी मोहब्बत बिठाती है कि उसको फिर दोबारा वहाँ से आवाम अपने दिलों से निकाल नहीं पाती। तो बंगाल में हमारा पहला इलेक्शन है, जिसमें हम अभी तो सदर मजलिस ने जो है 2 सीटों का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ शायद क्योंकि सदर मजलिस ने कहा है कि और भी सीटें लड़ाई जाएगी, लेकिन उसका भी ऑफिशियली जो है बयान आएगा। लेकिन सदर मजलिस का ऑफिशियली बयान 2 सीटों के लिए आ गया है, उस पर भी काम हो रहा है। कैंडिडेट्स आजकल में अपना नॉमिनेशन डालेंगे, उसके बाद जमात का पूरी टीम जाएगी वहाँ पर काम करेगी। इलेक्शन से पहले आप हार मानने के लिए तैयार है? नहीं, हम हार तो कतई नहीं मानते, हम हार मानने वालों में से है ही नहीं। बीज बोने की बात नहीं है, हम पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले इलेक्शन में हारेंगे जीतेंगे अल्लाह बेहतर जाने क्या होने वाला है। दूसरा इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे अल्लाह बेहतर जाने। आप मुतमईन रहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लंबी रेस की घोड़ी है, बहुत लंबी रेस की है। 1-2 इलेक्शन से पीछे हटने वाले नहीं है, लंबा लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक कोई बंगाली मुसलमान को बंगाल कलकत्ता की असेंबली में जाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा ना गुजाए, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल में काम करेगी। चलिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। एक सेक्युलर देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। हमें सबसे पहले इंसानियत का धर्म निभाना है। नहीं, मैं माजिरत इंसान बनना है जी, मैं माजिरत, उसके बाद हिंद बनो या मुस्लिम बनो, मैं आपसे माजिरत चाहता हूँ इस बात पर। आपको शायद उन नारों से तकलीफ नहीं होती है जो पार्लियामेंट में रह के जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो हम मुसलमानों को भी जमहूरी हक है कि हम भी पार्लियामेंट में ठहर के नारे तकबीर पुकारें। आप उन लोगों को, जो लोग बम्बई की असेंबली में ठहर के जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो उनका जमहूरी हक है, लगाइए, हमको एतराज़ नहीं है, लगाइए। लेकिन आप हमारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पे भी एतराज़ नहीं कर सकते, वो भी हमारा जमहूरी हक है। बिल्कुल जमहूरी हक, जी दादा, बिल्कुल सही बात है। अब चलिए साहब, आपकी पार्टी हैदराबाद की पार्टी AIMIM पार्टी, जो कि हैदराबाद की पार्टी के नाम से देश में फेमस है, औरंगाबाद की भी है। नहीं, फिलहाल बिहार उसकी बुनियाद तो हैदराबाद की है ना साहब? जी जी। अब सदर साहब कहाँ के? बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के मुसलमानों के। ख्वाजा बिलाल कहाँ के? हैदराबाद के। शरफुद्दीन कहाँ का? हैदराबाद का। जी। बहरहाल हम हैदराबादियों को एक अच्छा खिताब मिला हुआ है जी हमारे देश के चंद स्टेट्स में जी। जैसा कि मिसाल के तौर पर कर्नाटक हो गया जी। कर्नाटक में हमें जो है हैदराबादी बोलते हैं कि जो है गद्दार के नाम से बोलते हैं, क्योंकि भाई हमारा बादशाह निज़ाम जो है गद्दारी किया था टीपू सुल्तान से, तो जो है विरासत में हमको इनाम मिल गया हैदराबादी गद्दार। आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना, बहुत बार सुना। मुख्तलिफ स्टेट में कहीं जगह पर बोल देते हैं कि भाई हैदराबादी लोग दलाल होते हैं जी। इस नाम को किस तरह से डिफेंस करना चाहिए? आप भूल जाइए AIMIM पार्टी, आप भूल जाइए आप एक कायद है एज ए हैदराबादी, मैं भी हैदराबादी, आप भी हैदराबादी, आपके कायद भी हैदराबादी, मेरे भी कायद भी हैदराबादी। बहरहाल इस चीज़ को किस तरह से हम डिफेंस करना चाहिए? नहीं, देखिए, डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये कुछ हमारी तारीख़ है, हमारी कौम में भी मीर जाफ़र, मीर सादिक हुआ करते थे, जिस वजह से भी हमको जो है गद्दार का लक़ब दिया जाता है। लेकिन हैदराबाद की आज जो पहचान है, वो हैदराबाद की पहचान 3 चीज़ों से है आज। पहली चीज़ है हैदराबाद की बिरयानी, दूसरी चीज़ है हैदराबाद का चार मीनार, और तीसरी चीज़ है आप दुनिया के किसी भी ममालिक में चले जाइए और ये कहिए कि मैं हैदराबाद का हूँ, तो वो कहेंगे आपको कि आप अवैसी के शहर से हैं। तो मुझे फ़ख्र है कि आज हैदराबाद का नाम हिंदुस्तान में अगर कहीं लिया जाता है तो साथ ही साथ मेरे जमात के सदर के नाम के साथ लिया जाता है। तो आज हैदराबाद की पहचान बदल चुकी है। हाँ, माजी में यकीनन बहुत से इल्ज़ामात हैदराबाद पे लगे हैं, तो ये इल्ज़ामात के साथ तो जीना है। हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते बगावत कौन करता है। तो ये है हैदराबाद के नाम के साथ साथ है, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी को भी नहीं भुला जा सकता। कहीं मेरा सवाल ये है साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास फिर से दोबारा दोहराया जाए, निज़ाम ने जो गलती की थी कहीं वो गलती हमसे ना हो जाए? जी,
नहीं, निज़ाम से जो गलती हुई थी, निज़ाम गलती की जो है अपनी ख़बर में जवाब देंगे। गलती हुई थी नहीं हुई थी वो ख़बर में जवाब देंगे, लेकिन मैं आज सच न्यूज़ के चैनल पर हूँ आपको जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह हैदराबाद की पहचान पूरे हिंदुस्तान में एक मुनफरिद पहचान बनेगी। हैदराबाद की एक ऐसी पहचान बनेगी कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर कहीं पर अपने पे अगर उन पर अगर कहीं जुल्म सितम होता है तो वो हिंदुस्तान का मुसलमान हैदराबाद की तरफ एक मसरत भरी नज़र से देखे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हैदराबाद अपनी एक ऐसी पहचान बनाएगा कि अगर मान लीजिए बिहार हो, बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, कहीं मुसलमान पे जुल्म होता है तो मेरा हैदराबाद और आपका हैदराबाद एक मसरत भरी नज़र की तरफ से देखेगा कि हैदराबाद की तरफ से कोई जवाब आएगा। इंशाल्लाह हम वो मेहनत कर रहे हैं कि हैदराबाद वैसा बनाए, इंशाल्लाह बनेगा भी ज़रूर इंशाल्लाह। यानी हम लोग गाजी बनेंगे, बिल्कुल, जो कौम की हिफाजत करेंगे। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद की आवाज़ रहेगी वो इंशाल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जुफ्तजू में बेकसूर बेगुनाह मुसलमान ना मारा जाए? नहीं, ऐसा तो कभी तारीख़ में भी नहीं है मारा गया, लेकिन मैं नहीं समझता कि क्योंकि जमात की जो पॉलिसी है बहुत एग्रेसिव पॉलिसी नहीं होती। जमात बहुत आराम से काम करती है। हम जज्बाती, यकीनन मुसलमान जज्बाती होता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जज्बात में आके कौम के लिए गलत फ़ैसले लेना ये मेरी क़यादत नहीं है। मेरी क़यादत कौम की भलाई के लिए फ़ैसले लिए करती है। बिलाल साहब देखिए, हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसको एक सेक्युलर देश कहा जाता है। ये कानों को अज़ान की आवाज़ भी सुने आती है, ये कानों में जो है भजन भी सुने आते हैं। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, हमें आदत है सब कुछ सुनने की। तो फिर जब सियासत जब आ जाती है, इस चीज़ को क्यों बीच में लाते हैं? जय श्री राम, अल्लाह अकबर। मैंने थोड़ा सियासत जो है देश की तरक्की के लिए होती है ना साहब, जी, जी। धार्मिक और मज़हब के लिए तो नहीं होती ना जी। वो आपकी इबादत आपकी मस्जिद में, उनकी जो पूजा पाठ है उनकी मंदिर में। तो बहरहाल ये सियासत में क्यों आ जाता है? कहीं ना कहीं ये गलती एमआईएम भी करती है, कहीं ना कहीं ये गलती बीजेपी भी करती है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी गलती नहीं करती है, बराबर बीजेपी भी करती है, बराबर एमआईएम भी करती है। नहीं, एमआईएम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हाफिज़ जुनैद को मारा गया सड़कों पर गाय के नाम पर, कोई मजलिसी नहीं मारा। पहलू खान को सड़कों पर मारा गया, कोई मजलिसी नहीं मारा, कोई मुसलमान नहीं मारा। देखिए, मुसलमानों की अगर आप तारीख़ देखेंगे, आज भाजपा वाले मुसलमानों की तारीख़ भुला दिए। मैं आपको और आपकी नाज़रीन को एक इन्फॉर्मेशन की तौर पर भी एक बात कहना चाहता हूँ। जलियांवाला बाग जब हुआ था, जलियांवाला बाग में ये लोग नहीं जानते कि जलियांवाला बाग में आज भी तख्ती लगी हुई है। आप जाके जब वो तख्ती देखेंगे जलियांवाला बाग की, उसमें ज़्यादातर नाम आपको मुसलमानों के पाए जाएंगे। मुसलमानों ने हमेशा से हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जानों को तक पेश किया, लेकिन इसके बाद भी अगर मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न की नज़र से देखा जाता है तो फिर मुसलमानों को भी अपनी मौजूदगी का, अपने हुकूक़ का आवाज़ उठाने का हक़ बनता है, और वो आवाज़ उठाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। और उसमें अगर आपको ये लगता है, कुछ लोगों को अगर ये महसूस होता है कि क्यों बोला जा रहा है, यकीनन जमहूरियत में हमको हक़ है बोलने का, हम यकीनन बोलते रहेंगे। हम अपनी कौम, अपनी कम्युनिटी, अपनी आवाज़ को हम उठाते रहेंगे, अपनी कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए बात करते रहेंगे। उसमें अगर किसी के दिलों को तकलीफ़ होती है तो भाड़ में गया सेकुलरिज़म। सेकुलरिज़म को बचाना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है, सेकुलरिज़म को बचाना हिंदुस्तान के दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। आप ये कहते हैं कि सिर्फ वो लोग हिंदुत्व करते रहें और मुसलमान सेकुलरिज़म करते रहेंगे? नहीं, सेकुलरिज़म को बचाना दोनों का काम है। मेरे हिंदू भाइयों का भी काम है, मेरे मुस्लिम भाइयों का भी काम है, लेकिन हर इंसान की नज़र सिर्फ मुसलमान पे ही बनती है कि सेकुलरिज़म को बचा लो, वो चाहे कुछ भी कर लो, तुम सेकुलरिज़म बोलो। नहीं, हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे भी हक़ दिया गया है कि मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी आवाज़ उठाऊं, मैं अपनी अज़ान दूं, मैं अपना कलमा पढ़ूं, मैं अपना नारा लगाऊं, मैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करूं। इसमें मुझे कोई रोका नहीं जा सकता। वैसे ही हिंदू भाइयों को भी नहीं रोका जा सकता, उनको भी करने का हक़ है। लेकिन आप वो भी ना करें, हम भी ना करें, नहीं, रिलीजियस प्रैक्टिस वो भी करें, हम भी करते हैं, उसमें एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए।
देखिए, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक मासूम बच्चा मंदिर में जाता है पानी पीने के लिए। वो बच्चा मुस्लिम होता है। नादान बच्चा, मासूम बच्चा जाकर मंदिर में पानी पीता है। उसके बाद उसका नाम पूछकर उससे पीटा जाता है। फिर एक वीडियो भी बनाते हैं, उसको वायरल भी करते हैं। और एक वीडियो बहुत पहले वायरल हुई थी। ये गरीब मजदूर को जो है कोई एक फसादी आदमी लेकर जाता है, जय श्री राम का नाम लेकर उसका कत्ल कर देता है। उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। बहरहाल कई ऐसे मुसलमानों को मारकर वीडियो वायरल कर रहे थे। तो ये एक सियासी वीडियो थी। एक सियासी वीडियो थी? जी नहीं, ये सियासी वीडियो नहीं थी। नहीं, वीडियो लेना और मारना और वीडियो को वायरल करना, मैं आपको इसका जवाब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हम हिंदू ताकत में आ गए। मैं आपको उसका जवाब दूं। जी। आप ये जो वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, ये आसिफ की वीडियो है। ये मेरठ के गांव की वीडियो है, गाज़ियाबाद की, माज़िरत चाहता हूँ, गाज़ियाबाद की एक वीडियो है। देखिए, पानी का कोई मज़हब नहीं होता। अगर एक मासूम बच्चा मस्जिद में पानी पी ले और अगर इस पर हम अपने आप को टटोलें, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग की तरबियत जब दी जा रही थी, तो अगर काफिर और मुशरिकीन जंग में शहीद होते, ज़ख्मी होते हैं, तो हमारे आक़ाए दो वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बात की तरबियत दी है कि जंग में दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर वो ज़ख्मी और प्यासा है तो तुम उसको पानी और दवा पहुँचाओ। ये हमारी इस्लामी तालीमात है। लेकिन हमारी इस्लामी तालीमात को आज दर पर रखा गया। एक मासूम सा बच्चा मंदिर में जाता है पानी के लिए, पुजारी वीडियो शूट करता है और वहाँ पर एक बच्चा मारते हैं उसको। आप ये वीडियो देखकर ये समझ जाइए कि इन लोगों के दिलों में ये वक्त की हुकूमत ने मुसलमानों को लेके इतनी तासुबियत भर चुके हैं कि वो तासुबियत को निकालने के लिए आपकी मेरी शरफू भाई 10 नस्ल निकल जाएगी। आज तासुबियत उतनी आला उरूज पर है, लेकिन अगर हम इस तासुबियत को टटोले, आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम खामोश बैठे, हम अपनी आवाज़ ना उठाए। मैं वीडियो शूट करा था, वो वीडियो मैंने अपने पेज पे जो है पोस्ट किया था। मेरे पास वो वीडियो मेरे अपने पेज पर 2 मिलियन व्यूज़ के बाद फेसबुक ने ऑफिशियली मुझे नोटिफिकेशन देके वो फेसबुक पे से मेरे बिना परमिशन के वीडियो डिलीट कर दी गई। अरे हम पे मारा जाता, हम पे जुल्म किया जाता, हमको पानी नहीं दिया जाता, उसके बाद हम अगर अपनी बात को रखते हैं कि देखो हमारे साथ ये हो रहा है, तो बड़ी बड़ी मिशनरी हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। भाई फेसबुक को मेरी वीडियो डिलीट करने की क्या ज़रूरत है, जो 2 मिलियन चल चुकी थी। तो दरअसल मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी मिशनरीज ये काम कर रही है कि मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जाए। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज़ को उठाया जाए। आप पर अगर मेरे पे कोई जुल्म होता है तो आप और मैं ये चाहते हैं कि मेरा एक कायद हो, मेरी एक आवाज़ हो, बस यही आवाज़ मेरी हिंदुस्तान में उठते रहे। बहरहाल कहीं ना कहीं गलती जो है AIMIM पार्टी से भी हुई है, ऐसे नजर आता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे जज्बाती बयान मैं खुद सुन चुका हूँ साहब। शरफू लाल भाई, दरवाजे को हरा दरवाजा कर देंगे। जी शरफू भाई, अगर मैं आपको 1 मिनट के अंदर इसका जवाब दूंगा शरफू भाई। 1981 से प्रवीण तोगाड़िया का बयान आता है, आपने कभी उस पर एहतराज़ नहीं किया शरफू भाई, लेकिन मेरे एक कायद ने निर्मल और आदिलाबाद में एक तकरीर की तो आपको उस पर एहतराज़ है। प्रवीण तोगाड़िया ने आपके मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। वो वीडियो आज मिलियंस पर है यूट्यूब पर, उस पर कभी हमने एतराज़ नहीं किया। लेकिन हमारे अगर एक लीडर अगर एक बयान दे दे, कुछ सख्त अल्फाज में अगर कुछ बोल दे, उस पर आपको मेरे को एतराज़ होता। वक्त की ये तकाजा है कि हम बराबर ये सवाल करेंगे और हम बराबर इनको जवाब देंगे। जो भाषा, जो एटीट्यूड, जो एग्रेसिव से सवाल किया जाएगा, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। खैर, हमारा मज़हब सिखाता है मोहब्बत कायम रखना, इंसानियत दिखाना। खैर, हिंदू धर्म के बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारे अल्लाह पाक ने जो फरमाया कि किसी के मज़हब को आप गलत भी मत बोलो, किसी के आप धर्म को बुरा भी मत बोलो। तो बहरहाल हमारी तालीमात ये है, बावजूद इसके हमारे कायद इस तरह का बयान दे देते हैं। प्रवीण तोगाड़िया भी देता होगा, मैंने तो उतना सुना नहीं उसको, वो भी देता होगा, वो भी गलत है, वो भी गलत है और ये भी गलत है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि आज जमहूरियत में हमको इनका जवाब देने का हक़ बनता है। हम ये जिस भाषा में सवाल करेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। अगर ये हमारी
बेटियों की, बहनों की तरफ आसिफा की तरह अगर जो है ये रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, तो हम इनको यकीनन जमहूरी अंदाज में जवाब देंगे। अगर ये हमारे आसिफ को पानी देने पे रोकेंगे तो हम जमहूरी अंदाज में इनको बराबर जवाब देंगे। ये आज जमहूरियत में मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर मुस्लिम को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस राइट के हिसाब से हम अपने राइट का यूज़ करेंगे और उनको जवाब देंगे। और उस जवाब देना कोई बस की बात नहीं है किसी एक इंसान की, ये एक जमात की ताकत होती है। जमात को ताकत देने पर जमात की आवाज़ पार्लियामेंट में उठती है, बंगाल में उठती है, बिहार में उठती है, महाराष्ट्र में उठती है। उस आवाज़ को ताकत देंगे ताकि हमारी जमहूरी हक़ की लड़ाई लड़ी जाए, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए लड़ी जाएगी। फिर वही होगा धार्मिक और मजहबी सियासत। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से अगियार के साथ, हिंदू भाइयों के साथ मिलकर चलते रही। आप शायद कुछ मेयर्स आज मुसलमान हैं, जुल्फ़िकार साहब मुसलमान मेयर है और माजिद हुसैन साहब मुसलमान मेयर है, लेकिन आलमपल्ली पहुँचाया भी कभी हिंदू मेयर मजलिस के हुआ करते थे। सत्यनारायण भी जो है कभी मजलिस के हिंदू मेयर हुआ करते थे। ऐसे बहुत से हिंदू मेयर हैं जिनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेयर बना के अपने साथ रखा। आज भी जमात के अंदर कई ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता है, जमात के बड़े बड़े अहदों पर है। आज ऑफिशियली स्टेट का स्पोक पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर कोई है तो वो भी हमारा एक हिंदू भाई है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबको साथ लेके चलती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा से गुनाह की नज़र से देखा जाता है। मुझे ये बड़ी तकलीफ की बात है। खैर बहरहाल यूं ही झगड़े चलते रहेंगे, यूं ही सियासत चलते रहेंगी। खैर हम दुआ से खुदा करेंगे हिंदू हो या मुसलमान, सबको एकजुट रहना चाहिए और अपनी खुलूस मोहब्बत बरकरार रखना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है। हमें हमेशा अपने दिल और दिमाग में सेक्युलरिज्म को कायम रखना है। तो बहरहाल आज के हमारे मेहमान ख्वाजा बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप सचिन न्यूज़ में तशरीफ़ लेकर आए। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत दुआ फरमाएं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर हमारे देश आमीन आमीन, सब मिलकर चले। और सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, सब पर आयद होती है। सबको अल्लाह ने तौफीक दे, हर मज़हब, हर धर्म को सबको अल्लाह ने तौफीक दे। आमीन, शुक्रिया बहुत। जज़ाकल्लाह। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।